गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 1 सेकंड में या मान लीजिए 0.1 सेकंड में मैं कहता हूँ कि 1000 लीटर वाटर चाहिए, मान लीजिए ये मेरी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक एक लीटर की 1000 बकेट्स बाल्टियां भर के रख देंगे। ठीक है, और उनको एकदम सारी की सारा पानी एकदम डोल देंगे। ठीक है, तो हमें 1 सेकंड में ये 1000 लीटर वाटर मिल जाएगा। कैपेसिटर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो बाल्टियां हैं चार्ज की भरी हुई। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मतलब ये क्या होती है, ये बकेट्स बकेट्स फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद चार्ज, फिल्ड विद चार्ज। वो बाल्टियां हैं जो चार्ज से भरी हुई हैं, बकेट्स फिल्ड विद चार्ज। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सारे का सारा चार्ज एक ही समय में, बहुत कम समय में सारे का सारा चार्ज आके मेरे को मिलता है, और जो मैंने जिस काम के लिए कैपेसिटर लगा रखा है वो काम एग्जीक्यूट करता है ये कैपेसिटर। ठीक है, तो अब चीज़ आपको समझ आ सकती है। देखिए, आपके जो कैमरा है, ठीक है, छोटा सा कैमरा है, उसके अंदर मान लीजिए आपने 2 सेल डाल दे दिए 6 वोल्ट के। ठीक है, मतलब टोटल मिला के उसमें 2 सेल डाले हमने तो 12 वोल्ट बैटरी होगी। और जो वो फ्लैश देता है वो बहुत ब्राइट फ्लैश देता है। ठीक है, ब्राइट फ्लैश, ब्राइट फ्लैश। तो मतलब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना, इसमें इतनी औकात नहीं होती कि इतनी ब्राइट फ्लैश दे दे। तो होता क्या है कि इस कैमरा के अंदर हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखे हैं। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं और वो चार्ज होते रहते हैं, चार्ज होते रहते हैं। जैसे ही आप वो कैमरे का बटन दबाते हो, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा चार्ज एक ही बार में ड्रेन आउट होता है और आपको एक ब्राइट फ्लैश दे देता है। ठीक है, ऐसे ही फिर वो दोबारा चार्ज हो जाता है और फिर वो आपको ब्राइट फ्लैश देता है। सिमिलरली इन केस ऑफ फैंस, ठीक है, मोटर, वो सब जगह ये कैपेसिटर लगे होते हैं। ये बेसिकली इनको इनिशियल टॉर्क देने के लिए होते हैं। इनिशियल टॉर्क मतलब इनको घुमाने के लिए, मोटर को इनिशियली घुमाने के लिए, पंखे को घुमाने के लिए। कई बार देखा होगा आपके घर में पंखा नहीं चल रहा तो आपके पापा उसको एक सोटी से एक डंडा लेके उसको घुमा देते हैं और पंखा चलने लग जाता है। ठीक है, वो पंखा इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि उसका कैपेसिटर है जो वो डाउन हो गया। ठीक है, वो ख़राब हो चुका है कैपेसिटर, जो उसको इनिशियल टॉर्क नहीं दे पा रहा, इसीलिए वो पंखा घूमता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता क्या है, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। जैसे ही आप पंखा ऑन करते हो ये सारे का सारा चार्ज ड्रेन करके एक बार उसको इनिशियली घुमा देता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आपने +1 में पढ़ा था, सॉरी 10th में पढ़ा था, मोटर की वर्किंग का, वो चलता रहता है। ठीक है, ऐसी एक चीज़ आपने और ऑब्जर्व की होगी, आपके जो एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है, एलईडी लाइट्स, एलईडी बल्ब्स हैं, उनको आप ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद भी ना आप देखोगे, मान लीजिए वो पूरा डार्क रूम है, आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए और वो ना लाइट ग्लो करता है, बिल्कुल लाइट सा, लाइट ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। ये आपने प्रोसेस देखा होगा, कुछ समय तक ना वो लाइट सा ग्लो करता रहता है। ठीक है, डिम डिम ग्लोइंग होती है उसकी। ये क्यों होता है, क्योंकि इन एलईडी बल्ब्स में कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर। और ये ड्यूरिंग जब आपने उसको ऑपरेटिव रखा हुआ था बल्ब को, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, फुली चार्ज। और जब आप स्विच बंद कर देते हो तो इनके पास चार्ज है, ये धीरे धीरे करके अपना चार्ज देते रहते हैं। ठीक है, इनमें से चार्ज निकलता रहता है जो ये बल्ब को, लाइट ग्लोइंग बल्ब को जन्म देता है। जो इस ये डिम लाइट जो आपके एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये जन्म देता है। इसीलिए वो डिम डिम सा जलते रहते हैं कुछ देर के लिए, फिर वो बंद हो जाते हैं जब तक कैपेसिटर के अंदर चार्ज रहता है। तो ये कैपेसिटर काम करता है बेसिकली जब हमें बहुत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, चार्ज चाहिए, बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो उस वक्त हम ये कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं और कैपेसिटर हमें वो देते हैं। ठीक है, ये चार्ज। तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। कैपेसिटर्स आर द बकेट्स ऑफ चार्ज। अच्छा, अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसको सी से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज,
कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। मैं समझाता हूँ आपको। पहले हम लिख लेते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ से। तो देखिए हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसको आप चार्ज दे रहे हो ऐसे Q, और इसका रेडियस है R। तो इसका पोटेंशियल है जो, वो कितना हमने लिखा था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, अगर आपको याद हो तो। देखिए एज Q इंक्रीजेज V इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप Q इस पे बढ़ाते जाओगे, इसमें जो पोटेंशियल है इसका बढ़ता जाएगा। अब कितना Q देने से, ठीक है, कितना Q देने से, मतलब कितना चार्ज देने से इसका इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है, ये चीज़ है कैपेसिटेंस। मतलब मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये A और B दो स्फीयर है, इसको मान लीजिए मैं 5 कूलम चार्ज देता हूँ, तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से 2 वोल्ट हो जाता है। और इसको मैं मान लीजिए 10 कूलम चार्ज देता हूँ, तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तब होता है। तो मतलब इन दोनों की कैपेसिटी में डिफरेंस है। यही इसका कैपेसिटेंस है कि कितना चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 बढ़ेगा, ठीक है। जितना वो ज़्यादा चार्ज ले सकता है, अपने ऊपर रख सकता है, अपना पोटेंशियल बढ़ाए बिना, वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो हमने स्फीयर लिया था, इसमें जब हमने चार्ज दिया था, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था कि ये चार्ज बिखरा हुआ है कहाँ से लेके कहाँ तक, R से लेके इन्फिनिटी तक, और इसका पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, ठीक है। अब यही चीज़ मैं इसको रखता हूँ किसमें, ये इस फॉर्मूला में। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V कितना है, के क्यू अपॉन R। तो Q ने Q को मार लिया, तो मेरे पास आ गया R अपॉन K, और 1/K क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर अ स्फीयर। ये किसके लिए, फॉर अ स्फीयर, ये स्फीयर के लिए एक फॉर्मूला आ गया छोटा सा। अच्छा देखिए, ये जो C है, C का फॉर्मूला है Q अपॉन V, बट जो C है वो ना तो Q के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। C डू नॉट डिपेंड अपॉन Q और V, ना तो वो Q के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही वो V के ऊपर डिपेंड करती है। इस देखिए ये फॉर्मूला में आता है, जैसे हमारे पास होता है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। जो रेजिस्टेंस है किसी वायर की, वो क्या इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने बैटरी कितनी बड़ी लगा रखी है, नहीं डिपेंड करती। ना ही इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने करंट कितना फ्लो करवाया है उसमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऐसे ही ये जो कैपेसिटेंस है ना, C है, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने चार्ज कितना दिया है और उसका पोटेंशियल कितना है, वो तो उसको डिफाइन करने के लिए। एक्चुअल में जो C है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर, उस कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री और डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। तो हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। कैपेसिटर है एक बाल्टी जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जो वक्त आने पे हमें एकदम से वो ड्रेन हो जाए। फिर हमने देखा कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस क्या आता है, कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर की कितनी क्षमता है चार्ज को स्टोर करने की, ताकि उसका पोटेंशियल 1 यूनिट ना बढ़े, ठीक है। या ऐसा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दैट कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। पर यूनिट वोल्ट बढ़ाने के लिए किसी कंडक्टर को कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो उसकी कैपेसिटेंस है। अच्छा, आगे हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो Q अपॉन V है फॉर्मूला, बट वो ना तो Q पे डिपेंड करती है ना V पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डायमेंशंस ऑफ अ कैपेसिटर पे। और ये जो स्फीयर है, इसकी अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें समझ आ गई। आगे हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या हैं कैपेसिटेंस के।
यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और Q को मैं लिख सकता हूँ कूलम, और ये है मेरे पास वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ये मेरे पास इसके यूनिट्स आ गए। वैसे इसके यूनिट्स ये नहीं है, इसके SI यूनिट हैं जो, वो हम फैरेड बोलते हैं, फैरेड, फैराडे के नाम पे फैरेड, फैरेड है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, FARAD, फैरेड, ठीक है, और इसको हम F से लिखते हैं। बट फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है फैरेड। जैसे मान लीजिए कैपेसिटेंस है, मेरे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ रख दूँ तो उसकी यूनिट भी 1 फैरेड नहीं होती। देखिए 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर, तो 6400 इंटू ये, ठीक है, सब कुछ मीटर में हो गया। तो देखिए कितनी जीरोज कट गई, 3 2 5, तो भी 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻7 फैरेड, इतना आ गया। तो ये पूरी अर्थ की कैपेसिटेंस लिख रहा हूँ मैं, ये किसकी लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे भी बहुत ये छोटी यूनिट आ गई, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ दैट फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, even the capacitance of earth is not 1 farad, ठीक है। तो हम जो यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इसकी, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इसकी, वो क्या कौन कौन सी हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वो क्या यूज़ करते हैं हम, उसमें हम माइक्रो फैरेड यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम पीको फैरेड यूज़ करते हैं। ऐसी यूनिट्स मतलब जिसके साथ 10⁻⁻6 लग जाए, 10⁻⁻9 लग जाए, ऐसे यूनिट्स, ठीक है। और माइक्रो फैरेड है, माइक्रो फैरेड 10⁻, ये माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, ये माइक्रो फैरेड ही है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं फैरेड के लिए। ओके आगे चलते हैं, इसमें हम प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो आगे जो चीज़ हम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए मान लीजिए ऐसी कहानी हम बनाते हैं कि मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली, ठीक है, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली, और उसके पास ना एक न्यूट्रल प्लेट रख दी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, इसने, ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, कंडक्टर हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको पोलराइज कर दिया, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे हो गया। तो देखा गया कि इस पूरे, ये न्यूट्रल प्लेट थी, न्यूट्रल, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट तो देखा गया कि इस पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है ना, मतलब इस पोटेंशियल, हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम का पोटेंशियल है जो, वो इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। कैसे, देखिए इस नेगेटिव ने यहाँ के पॉजिटिव को कुछ, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, KQ/R, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ तो ये तो खैर स्फीयर के लिए फॉर्मूला आता है, बट जो पोटेंशियल है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल हमने डेवलप कर लिया, मान लीजिए V, ठीक है। तो जब हम इसके पास ये न्यूट्रल प्लेट लेके आए, तो न्यूट्रल प्लेट ऐसे पोलराइज होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ज़्यादा क्लोज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है। तो इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ का कुछ पॉजिटिव कैंसिल आउट कर दिया, और इसका जो पॉजिटिव, जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो बैठा है जो इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर देगा सेम,
हाँ वो करता है इंक्रीज, बट इतना नहीं कर पाता क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव दूर है बट नेगेटिव नज़दीक होता है, ठीक है, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर मैं एक पॉजिटिव प्लेट के पास जिसका पोटेंशियल v है, अगर मैं इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट रख दूँ तो इस पूरे का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा सिस्टम का। तो ठीक है, ये अच्छी बात लगी उन्हें कि हम इस पे और चार्ज दे सकते हैं, अब इस पे चार्ज और दिया जा सकता है। तो देखिए इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई ना, क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमने डिफाइन ये की थी कि किसी प्लेट के ऊपर किसी कंडक्टर के ऊपर हम कितना चार्ज दे सकते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ाए बिना, ठीक है, ताकि उसका पोटेंशियल कितना चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ता है। तो अब हम और चार्ज दे सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है। बट अगर हम और सोचें, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं नेगेटिव चार्ज प्लेट रख दूँ तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली और इसको ना इस प्लेट को अर्थ कर दिया, इस प्लेट को अर्थ कर दिया ऐसे नीचे। तो इसका जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था ना वो ड्रेन कर गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो इस पे रह गया नेगेटिव नेगेटिव और इस पे रह गया पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ वाला इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ा रहा था, अब वो भी प्रॉब्लम रेडिकेट होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको पैरेलल प्लेट का नाम दिया, क्या कहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोला गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये था कि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली थी जिसका पोटेंशियल v था, हमने उसके पास एक न्यूट्रल प्लेट रखी, तो न्यूट्रल प्लेट ने इसका कुछ पोटेंशियल डाउन कर दिया, ठीक है, तो हम इस पे और चार्ज लेके आ सकते हैं। अब हमने एक मतलब सोचा कि अगर मैं यहाँ वाला ये जो पॉजिटिव है वो दिक्कत दे रहा है ना, क्योंकि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल ये बढ़ा रहा है, अगर मैं इसको हटा ही दूँ पॉजिटिव को, तो मेरे पास टोटल ये नेगेटिव आ जाएगी और सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो वही किया हमने, इस सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब इसका जो v है वो क्या कर गया, वो डिक्रीज कर गया। हम इस पे चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम इस पे और चार्ज ले आए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कैपेसिटेंस है जो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से यही चीज़ ने जन्म दिया किसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। हमने दो प्लेट्स ली, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, वो कैसे किया वो समझ आ जाएगा सब कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कैपेसिटेंस है जो वो बढ़ गई। अब जो हम पहले पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस r है और इसकी हमने कैपेसिटेंस क्या लिखी थी, 4πε0 r। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें और इसमें पैरेलल प्लेट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो इसकी अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो r की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 1 मीटर का अगर आप स्फीयर लोगे तो 1 मीटर रेडियस का स्फीयर बहुत बड़ा होता है। आप सोचिए 1 मीटर कितना बड़ा, प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है चीज़। तो एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अच्छी है। दूसरी चीज़, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी होती है इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, इसकी एनर्जी r से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ठीक है। बट हमें कन्फाइंड रीजन में चाहिए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक पॉजिटिव प्लेट से लेके दूसरी नेगेटिव प्लेट तक ही फैली होगी। तो हमें जो एनर्जी है वो एक कन्फाइंड रीजन में मिल जाती है, इसीलिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इससे अच्छा है, ठीक है। दो फायदे हो गए, एक तो इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि इसका पोटेंशियल कम हो गया और इस पर हम ज़्यादा चार्ज रख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इसमें एनर्जी है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है, तो वो इन्फिनिटी तक फैली हुई एनर्जी मेरे काम की नहीं है। बट यहाँ पे अगर दो प्लेट्स के बीच कन्फाइंड रीजन में हमारे पास एनर्जी बिखरी हुई है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो यूज़ आ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर Q इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, इसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसे हम Q लिखेंगे, एंड V होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, टू
बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ऐसे लिख लेते हैं, प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q चीज़ है मेरे पास चार्ज ट्रांसफर्ड या और वी कैन से चार्ज, ये चार्ज ट्रांसफ़र की चीज़ भी अभी आपको समझ आ जाएगी, कहाँ से ट्रांसफर्ड है वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर प्लेट्स। तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, और इस पे जो चार्ज है वो है Q Q Q Q और Q, और इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था। तो इस पे जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया A, और यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन A। ठीक है, इस पे टोटल चार्ज A है, इस पे भी टोटल चार्ज A है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। ठीक है, इस प्लेट का एरिया है A, एरिया A है, इस प्लेट का भी एरिया कितना है A है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से इस तरफ ऐसे फैली हुई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे इस पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो भी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, E इनसाइड कैपेसिटर प्लेट्स कितनी है, वो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V होता है हमारे पास ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये कहाँ से आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपको याद होगा कि एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वहाँ से लिखा है हमने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये इंटू डी, बट सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा है हमारे पास Q अपॉन A, तो क्योंकि हमने लिखा था ना Q होता है चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। तो हमारे पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ गई, Q अपॉन V है हमारे पास QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q ने Q को मार लिया, तो C का जो फॉर्मूला आया मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस फॉर्मूला को हम और इम्प्रूव करेंगे, बट ये हमारा एक अच्छा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है, ऐसे ये एक प्लेट है और उसकी ये दूसरी प्लेट है ऐसे। तो मान लीजिए कि ये एरिया इसका ये A है, ये इसकी लेंथ B है प्लेट की, ऐसे इसकी ये लेंथ A है और ये इसकी लेंथ है B, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो C है। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है प्लेट पे, तो इसकी आपको कैपेसिटेंस लिखनी है। कैपेसिटेंस होती है एरिया ऑफ द प्लेट कितनी आ गई, AB, A इंटू बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है सेपरेशन, तो सेपरेशन है इसमें C, तो इसकी इस प्लेट की जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी AB एप्सिलॉन नॉट अपॉन C। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो फायदे हैं, एक तो एनर्जी इज नॉट स्कैटर्ड फ्रॉम, मतलब इसके दो एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एडवांटेजेस, एनर्जी इज नॉट स्कैटर्ड, कई बार पूछ लेते हैं ये, स्कैटर्ड
फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक है। दूसरा, वी आर एबल टू डिक्रीज वी एंड इंक्रीज सी। हम v को डिक्रीज कर सकते हैं और c को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट। तो ये इसके फायदे हैं पैरेलल प्लेट के। तो आगे हम देखते हैं एनर्जी इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है। तो एनर्जी इन अ कैपेसिटर, तो पहली बात तो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी रहती है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये एक प्लेट है, ये उसकी दूसरी प्लेट है। मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियली चार्ज 0 था, यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है d है, सेपरेशन इसके बीच की d है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इसके अंदर एक बंदा बिठा दिया, वो यहाँ से एक चार्ज को तोड़ता है dq चार्ज को, और यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देता है dq चार्ज, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, जैसे ही वो dq चार्ज को तोड़ता है तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ कर रहा है वो, ठीक है। पहले तो ये प्लेट न्यूट्रल थी, तो जब इसने ये dq रखा तो उसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। फिर यहाँ पे चार्ज आ गया dq, फिर इसने और dq तोड़ा, और जब ये ट्रांसफ़र किया, ठीक है, यहाँ से dq चार्ज तोड़ के इधर और रखा dq, तो क्या हुआ कि इस dq ने इस dq को रिपल्शन दी, तो इसको कुछ काम करना पड़ा। तो किसी समय मान लीजिए चलते चलते किसी समय इस पे चार्ज q आ गया, कितना चार्ज आ गया, स्मॉल q, इस पे आ गया -q, ठीक है। तो अब जब ये चार्ज dq तोड़ के इधर से इधर लेके जाएगा तो उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dw, छोटा सा वर्क डन है जो ये करना पड़े, ये वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होती है, U इज टू QV। तो हम इसको, ये dq चार्ज तोड़ा इसने और V पोटेंशियल मान लीजिए इस समय इसका हो गया, तो V क्या होता है, ये V होता है हमारे पास Q/C। V किसी वक्त इसका चार्ज पोटेंशियल है जो V है Q/, पहले चार्ज 0 था, फिर चार्ज इसका Q हो गया। अब इस वक्त जब ये Q चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव Q है, तो इसने एक dq और तोड़ा यहाँ भेजने के लिए, तो इस वक्त इसका पोटेंशियल कितना है, Q/C, ठीक है। तो प्लेट की कैपेसिटेंस C है। तो मतलब ऐसे करते करते हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ और देखेंगे कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा। जो वर्क डन यहाँ पे किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज भेजने में, वही इसके पास स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज इट्स एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए इनिशियली 0 चार्ज था और वर्क डन 0, फिर W वर्क डन किया और चार्ज टोटल ट्रांसफ़र कर दिया Q, ठीक है। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/C इंटू ये dq, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो ये हो गया Q²/2C, और 0 से लेके कैपिटल Q तक ऐसे, तो आया Q²/2C, ये मेरे पास वर्क डन आ गया Q²/2C। तो यही चीज़ मेरे पास क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी एक तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया Q²/2C। अब Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, CV, Q = CV C² V²/2C। एक C ने C को मार दिया तो हाफ CV², ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो तीसरा एक और फॉर्मूला आता है इसमें, तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, C = Q/V। तो मैं लिख सकता हूँ Q²/2, C = Q/V, Q/V ऐसे। तो ये दोनों मर गए, तो मेरे पास आया हाफ QV, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूलाज आ गए, 3 फॉर्मूलाज हैं। सबसे ज़्यादा हाफ CV² यूज़ होता है, ये Q²/2CV, और ये हाफ QV भी यूज़ हो सकता है। तो
एनर्जी है जो मेरे पास, वो मेरे पास आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और सी को मैं हाफ सी को एज इट इज़ रख लेता हूँ, वी को क्या लिख सकता हूँ, ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आती है, सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी, सी इज टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो मैंने हाफ सी की जगह क्या लिख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो डी ने एक डी को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, ठीक है। तो ए डी क्या आता है हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट, ए इज एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गई ना इसकी, कैपेसिटर की वॉल्यूम। तो ए डी क्या चीज़ है, ए डी इज वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो मेरे पास एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये भी चीज़ याद कीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो ये इसका मैं प्रूफ दूंगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। और ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और ये एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पॉइंट टू सी एंड क्यू वी पॉइंट टू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।